A legacy of lifetime. पे एक नई जान, एक नई ऊर्जा डालने के लिए तो हमारे साथ हमारे पैनल में आज एच कुमार स्वप्निल जी, भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज श्रीवास्तव जी, हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार झा जी, और हमारे साथ महिला विंग से हमारी पूनम चौरसिया जी, और हमारे श्रीवास्तव जी, और मुझे आप जानते ही हैं महेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भारतीय केसरिया वाहिनी। तो हमारे बीच की चर्चा आज जो है इस विषय पे है कि ये आर्थिक पैकेज कैसे चलेगा। तो सबसे पहला सवाल हम माननीय अध्यक्ष जी से ही शुरू करते हैं, मनोज जी से। दादा नमस्कार। हमारे जितने भी लोग हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में। चूँकि आज की परिचर्चा कल के प्रधानमंत्री जी के पैकेज को लेकर हुआ है, 20 लाख करोड़, और ये 20 लाख करोड़ के लिए विगत हम लोग कई समय से मांग करते आ रहे थे कि भारतीय केसरिया वाहिनी की इस वक्त वर्तमान स्थिति में कोई बड़े पैकेज की घोषणा की जाए। और मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय पे आके उन्होंने इतने बड़े पैकेज का जो घोषणा किया वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आर.के. सिंह जी, अजित श्रीवास्तव जी, मयंक चतुर्वेदी जी, जितने भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं इस परिचर्चा में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप कुछ कह रहे थे। मैं आज का सबसे पहला सवाल ये देखते हैं कि कल के जो टैक्स रिफॉर्म्स लिए गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए और साथ ही मध्यम आय वर्ग के लिए ये कैसे असर पड़ेगा टैक्स रिफॉर्म्स का इन सभी को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं चाहूँगा कि इस विषय पे वाहिनी के प्रमुख महासचिव एच कुमार स्वप्निल जी इस पे प्रकाश डालें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार। आज भारतीय केसरिया वाहिनी की इस परिचर्चा में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने चर्चा प्रारंभ की। सबसे पहले मैं देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, एक भारतीय होने के नाते। और उन्होंने कल अपने वक्तव्य में जिस तरीके से एक अभिभावक की भूमिका अदा की है वह विश्व समाज के लिए अनुकरणीय है। कल 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया, यह सिर्फ देश के विकास के लिए नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे देश में कुछ भाई ऐसे हैं जो कल 20 लाख के पैकेज घोषणा के बाद ही 133 करोड़ से भाग दे करके 15,000 रुपये, 14,960 रुपये प्रति व्यक्ति का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो सतयुग में माँ सीता की पवित्रता पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। घर के मुखिया के नाते, देश के मुखिया के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है वह सिर्फ इस बात की घोषणा है कि 20 लाख करोड़ रुपए देश को गति देने के लिए खर्च किए जाएंगे। यह हमारे किसान भाइयों के लिए, यह हमारे नौजवान साथियों के लिए जो नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, मध्यम श्रेणी के उन उद्योगों के लिए जो कोरोना के काल में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। अगर इन सबको आर्थिक सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से भारत प्रगति की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज अपने प्रधानमंत्री जी विश्व स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। और कल उनका 30 मिनट का वक्तव्य, मुझे लगता है 30 वर्षों में शायद यह पहली दफा किसी प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक के रूप में बात की है। रही बात टैक्स में सुधार की, टैक्स में कोई भी सुधार तभी लागू हो सकता है जब व्यक्तिगत आय बढ़े। यह बात आज समझने की बहुत जरूरत है। 20 लाख करोड़ रुपए में, जैसा कि मैं पत्रकार हूं आप जानते हैं, 7 लाख करोड़ रुपया अभी तक कोरोना महामारी से बचाव में खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें जनधन का अकाउंट है,
और अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए सुविधा की जितनी बात है उसमें पैसे लगे हैं। शेष जो 12.5 करोड़ रुपया है, 12.5 लाख करोड़ रुपया, यह उद्योगों में जब उद्योगों को गतिशील बनाएगा तो उससे जुड़े लोग जब खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेंगे, देश खुशहाली के रास्ते पर बढ़ेगा और हम सबका प्रगति होना निश्चित है। मित्रों, और एक बात आज कहना चाहता हूँ। परिचर्चा कुछ घंटे पहले चालू हो गई। आज 5 बजे देश की माननीय वित्त मंत्री प्रेस को संबोधित करने जा रही हैं। वो अपना एक स्ट्रक्चर प्रस्तुत करेंगी, कहाँ कहाँ किस तरीके से टैक्स सुधार सरकार हमसे चाहती है, निश्चित रूप से वो बताएंगी। तो अगला जब भी परिचर्चा होगी तो जो टैक्स सुधार के स्लैब आ जा रहे हैं उस आधार पर अगर हम बात करें तो शायद उचित होगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर हमें समय देने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आज ये स्लैब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो है बता दिया जाए, उसके बाद इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा कि आपने ये बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र भारत के प्रधानमंत्री न होकर के एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आए हैं और भारत भी रीजनल पावर से एक ग्लोबल पावर में तब्दील हो रहा है, तो उसके लिए वैश्विक समीकरण अध्यक्ष जी आप कैसे देखते हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और एज एक भारतीय कहना चाहता हूँ। कल जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो रहा था तो उन्होंने लोकल को वोकल बनाने की एक अपील की। ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग शायद प्रधानमंत्री जी की भावना नहीं समझ पाए। एक देश के प्रधानमंत्री के नाते वो तमाम तरीके की अंतर्राष्ट्रीय संधियों में बंधे रहते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि अमुक देश का सामान खरीदें और न खरीदें। ये वो नहीं कह सकते, हम संधि के तहत बंधे हुए हैं। कल उन्होंने जो इशारा किया स्वदेशी के प्रति, स्वदेशी के लगाव के प्रति, हमें उस भाव को समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर मेड इन इंडिया नहीं होगा तो शायद अब देश में वो चल नहीं पाएगा। और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इससे हमारे युवा उद्यमियों को बहुत लाभ होने जा रहा है, जितना वो सोचे नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा। खैर, उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी ने इस लोकल ग्राउंड की उन्होंने बात की, लेकिन इस पूरे विश्व समुदाय की अगर दृष्टि से अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि भारत का भविष्य इस वक्त इतना बेहतरीन मोड़ पे जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि 400 कंपनियां सिर्फ जापान की, कल उन्होंने अपने सभी कंपनियों को 15 दिन का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर वो 400 कंपनियां जो चीन में काम कर रही थी वो वहां से पैकअप करके भारत वापस आए। और भारत उनको जो है गुजरात के तटीय इलाकों पे उनको जगह दे रहा है, जिसमें वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। उससे हमारे देश की बेरोजगारी बहुत खत्म होगी और बेरोजगारी ही नहीं, उससे संबंधित बहुत सी कंपनियां, भारतीय कंपनियां का उदय मैं देख रहा हूं। जैसे कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी प्लास्टिक यूनिट्स, उनकी बहुत से बनाने की यूनिट्स नया उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मारुति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुड़गांव में है और मारुति के जो सप्लाई चाहिए उससे संबंधित कम से कम 350 फैक्ट्रियां गुड़गांव में काम कर रही हैं, जो उनके अलग अलग पार्ट्स को बनाने का काम करती हैं। अगर 400 कंपनियां आ रही हैं तो कम से कम विश्वास मानिए कि 2000 भारतीय कंपनियों का भी उदय होना निश्चित है। इसी प्रकार से बहुत से बड़े सेगमेंट की कंपनियां भारत में निरंतर आ रही है। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं आज के डेट में दावे के साथ कि 21वीं सदी भारत का होने जा रहा है। जिस प्रकार से दुनिया की नाना प्रकार की कंपनियां सिर्फ भारत की ओर देख रही हैं, इस दृष्टि में अगर आज हमारे पास हम उसको संभल के निकाल ले जाते हैं तो कल भारत का है। हम 1000 वर्ष से दबते चले आ रहे हैं, 1000 वर्ष से हम लूटते चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो हमारा वर्ष आज से चालू हुआ है, एक शुद्धिकरण समाज के अंदर जो दिखा है, नदियां हमारी साफ हो गई, हवाएं हमारी साफ हो गई, वातावरण हमारा साफ हो गया। और इस प्रकार के बड़े सेगमेंट जब भारत के अंदर आएंगे और वो हमारे शर्तों पे काम करेंगे। अभी मैं जो आर्थिक पैकेज की बात हो रही थी, इसमें अगर हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो लघु उद्योग को बढ़ावा देना, पहली बार
कोई भारत की सरकार, बड़े कॉर्पोरेट को तो बहुत बार पैकेज मिलता आया है, लेकिन ये छोटे व्यवसायियों और लघु उद्योग की बात प्रधानमंत्री ने करके हजारों करोड़ लोगों का दिल जीत लिया है। निसंदेह उस पे जो है ये काम आएगा और लोगों को उसका लाभ होगा। और इसके साथ ही अगर भारतीय केसरिया वाहिनी और हम लोगों की अगर बात को किया जाए तो मैं एक चीज़ और चाहूँगा, शाम को अभी 4 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये मनरेगा के तहत जो साल में 365 दिन के 100 दिन का कार्य है, इसको बढ़ा के 150 से 200 दिन करना चाहिए। क्योंकि जो मजदूर बाहर से अपने घर गांव आया है, यकीन मानिए वो वापस उन बड़े मेट्रो शहर में जाना नहीं चाहता, उसको अपने ही यहाँ रोजगार चाहिए। अगर ये 100 से बढ़कर 150 या 200 दिन होता है तो बहुत उपकार होगा। जी आप आगे कुछ। जी अध्यक्ष जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत सही है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बात कही पहले तो कि ग्लोबल पावर के रूप में भारत मेक इन इंडिया के तहत बहुत तगड़े रूप से आगे बढ़ सकता है। इसी का एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा, जो कल हम लोग शोध कर रहे थे। भारत में एविएशन सेक्टर को बहुत बढ़ोतरी दी जा रही है, लोकल एविएशन सेक्टर की भी बढ़ोतरी काफ़ी की जा रही है। तो इस एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो आज HAL का योगदान था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि डिफेंस और सिविल एविएशन दोनों को उसे देना था सपोर्ट। पर ये जान करके सभी हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, बहुत हमारे सहयोगियों को हर्ष होगा कि दुनिया की 3रे नंबर की कंपनी एम्ब्रायर, जिसके विमान आज भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एवॉक्स के रूप में पहले भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये विश्व की 3रे नंबर की कंपनी थी जिसका टाई अप बोइंग से होने जा रहा था। बोइंग इसकी 80% शेयर होल्डिंग खरीद रहा था। पर वहां पे चूंकि अमेरिका में बहुत बड़ा कोरोना का आघात पहुंच चुका है, तो इस वजह से आर्थिक रूप से उनको बहुत असक्षम मानते हुए वो डील कैंसिल हो गई, जिसके लिए अब HAL और भारत सरकार आगे बढ़ रही है, जिसके लिए संभावना है कि वो PPE मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मॉडल पे, या इंडिविजुअली जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स है हमारी, जिसमें रिलायंस, टाटा, अडानी, महिंद्रा जैसे ग्रुप हो गए, ये भी टाई अप कर करके ला सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो हो गई हमारी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की बात, लेकिन कहते हैं कि समाज का आईना, समाज का प्रतिबिंब भी निकल के बाहर आता है। तो आज भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहुत ही अविश्वास गहराता जा रहा है। अभी भी बात सोशल मीडिया और बाकी चैनल्स पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ा हुआ है। आपका क्या विचार है कि ये वास्तविक रूप से खाई बढ़ चुकी है, या इसको मीडिया या बाकी संस्थानों के द्वारा इसको हवा दी जा रही है? मैंग जी, आपने ये आज ये क्वेश्चन उठाकर मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के मन की बात आपने कही है। और निसंदेह बहुत से लोगों को कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है और तब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, और उन्हें कुछ इसमें अटपटा सा लग रहा है। मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट बताऊं कि अब तक जो सरकारें भारतवर्ष में काम करती रही हैं, उन्होंने हमेशा हिंदू के उठे मुद्दे को सामने पटल पे लाने से रोका। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, छोटी सी छोटी खबर भी आप तक, आम आदमी तक पहुंच जा रही है। अगर यही बात अगर मैं 20 साल 25 साल पहले की करता तो पाले गांव में 2 साधुओं की हत्या हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। वृंदावन में जिस प्रकार से साधुओं को मारा गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। याद कीजिए 90 का दौर, 90 के दौर में 2.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर में मार दिया, आम आदमी को उसकी भनक तक नहीं लगी। 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया, कोई जान नहीं पाया। हम लोग हमारे मित्र पप्पू भाई, हमारे अरविंद झा जी, हम लोग एक साथ में है। याद करिए 90 के अंदर क्या इस विषय पे कोई चर्चा हो पाई थी क्या? कभी नहीं। आप
ये सोचिए कि 2.5 लाख लोगों को मार दिया जाए, 5 लाख लोगों को घर से बाहर कर दिया जाए और आम आदमी जान नहीं पाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस वक्त का स्थिति ऐसी थी कि लोग घटनाओं को दबा देते थे और कहीं खुदा ना खास्ता कोई रहमत मियां के साथ कोई हत्या, कोई ऐसी बात हो जाती थी, जो हमारे ये पढ़े लिखे भारतवर्ष के नक्सली थे, इन्होंने इसको एक कॉर्पोरेट की तरफ भारतवर्ष के अंदर जलाने का काम किया और हिंदू और हिंदुत्व को और भगवा को बदनाम करने का काम किया। ये अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोशल मीडिया को कि वो छोटी सी छोटी चीजों को भी लोगों के सामने लेके आ रहा है। ये बता रहा है कि हम क्या है, आज बंगाल के अंदर, हुगली के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, ये काम पहले भी होते रहे। याद कीजिए बंटवारे के समय में 24 घंटे के अंदर 20 लाख हिंदुओं का कत्ल। चंद 100 किलोमीटर की दूरी में बिहार के लोगों को नहीं पता कि बंगाल में 20 लाख लोग मार दिए गए। तो जो न्यूज का आदान प्रदान नहीं होता था, वो आज बड़े ही आजादी के ढंग से आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए लोगों को हिंदू मुस्लिम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है। ये तो आपके हिसाब से अगर पहले हमारी खबरों को दबा दिया जाता था, ये बात वैश्विक स्तर पे भी पहचान में आई, तो क्या हिंदुओं को इसका आज पलटवार करना चाहिए, या हिंदू आज भी उसी हिसाब से अपनी शांति प्रियता को ही कायम रखे? अगर शांति प्रियता को कायम रखेगा तो क्या हिंदुओं का अस्तित्व? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है, तो हिंदुओं का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और यदि हिंदू पलट करके वार करता है तो सवाल उठेंगे ही। आपने बहुत गंभीर विषय पे चर्चा को पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जागरूकता की आवश्यकता है और सतर्कता की आवश्यकता है। जागरूकता और सतर्कता ये हमारा बचाव है, और हमें अपने अधिकार के लिए, अपने चीजों के लिए निस्संदेह खुले मंचों पे चर्चा करने की आवश्यकता है। और ये मानकर चलिए, बहुत से समाज के अंदर जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर आज लगभग 100 वर्षों से भी ऊपर तबलीग जमात जैसी संस्थाएं बनाई गई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, ऐसी संस्थाओं ने का मान मर्दन करना होगा, बिल्कुल मान मर्दन करना होगा। हमारे बहुत से मुस्लिम मित्र हैं, हमारे बहुत से मुस्लिम परिवार में और घरानों में पहचान है, लेकिन मैं ये यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इस्लाम का ना खिलाफत कर रहा हूं, ना मुसलमान का खिलाफत कर रहा हूं। मैं मुल्लों द्वारा संचालित इस्लाम का विरोध कर रहा हूं, और जो हिंदू मुस्लिम और इंसानियत में भेदभाव डालने के लिए तबलीग जमात जैसे 1 दर्जन से ज्यादा संगठन बने हुए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि इन्होंने ही हिंदुत्व को इतना कमजोर करने के लिए मुसलमानों के अंदर जो जहर बोया है, उसके लिए हम हैरान हैं। आज बहुत से अच्छे मुसलमान हैं जो आज वो भी परेशान हैं इनके इस कृत्य के वजह से, लेकिन कहते हैं कि गेहूं के साथ घून पिस जाता है। आज बहुत से अच्छे मुसलमान भी परेशान हैं। मैं उन सभी तमाम अच्छे मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि मुल्ला का इस्लाम को त्यागिए, और ये इंसानियत को बांटने वाले जितने भी संस्थान हैं, और इन पे खुद प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि ये आपको मूल नाश करने की कर रहे हैं। अगर किसी भी इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन मुझे आज दिख रहा है, तो वो ये मुल्लों का इस्लाम है।
अध्यक्ष जी, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, बल्कि आपके साथ साथ मैं इस जवाब में हमारे महासचिव जी को भी शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उनकी भावभंगिमा से लग रहा था कि उनको कुछ और भी विचार प्रकट करने हैं। बात यह है कि अब कल का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि सुधीर चौधरी जी पे हमारे जी न्यूज़ के जो है एक संवाददाता हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, उनके ऊपर केरल में एफआईआर होती है। कोई बात नहीं, चलिए, किसी की अगर भावनाएं आहत हुई, उसके पास संवैधानिक हक है, वो एफआईआर कर सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, सुधीर जी उसका जवाब देंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन उसके सीक्वेंस में, उसके आगे उनके पास एक फोन आता है जिसको कल रात को टेलीकास्ट भी किया गया। वो फोन आता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से आने वाला फोन वो उनको धमकी देता है जान माल करके, और जान माल की धमकी देने के बाद वो ये कहता है कि हमारे लोग तुम्हारे घर पे, तुम्हारे कार्यालय पे, तुम्हारे निकलने बैठने पे नजर रखे हुए हैं, और तुम लोगों का अंत आ चुका है। उनकी परिकल्पना गजवाए हिंद की है। तो क्या ये अच्छे मुसलमान इसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आ सकते? और यदि उनके आगे कोई बंधन है तो वो अपनी, या मजबूरी है तो वो अपनी मजबूरी या बंधनों को स्पष्ट क्यों नहीं करते? जी स्वप्निल भाई। मैंग जी, बहुत अच्छा बात आपने कहा है। जैसा आपने कहा कि हमारी भावभंगिमा से लग रहा था कि शायद मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों पे कहते हैं कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता, ठीक इसी तरह भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान कुछ नहीं होता। मुसलमान एक ही है, उसको मुसलमान कहा जाता है। उनके कार्य अच्छे हैं या बुरे हैं, ये देखने का बात है। मुझे बड़ा अफसोस है कि 6 साल से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पत्रकार हूं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम मित्र पत्रकार हैं, लेकिन एक भी मुसलमान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान मोदी जी के किसी भी कार्य की तारीफ नहीं करता। दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या 6 वर्षों में एक बात भी, एक काम भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी तारीफ की जाए। हर बात में मोदी जी को उलाहना देना, मोदी जी पे ताने कसना, राष्ट्र को अपमानित करने का काम जो मुसलमान वर्ग कर रहा है, इसको हम अच्छे और बुरे में नहीं परिभाषित कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान गुमराह हो चुका है, और जो लोग गुमराह किए हैं वो इस सीमा तक गुमराह किए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी, पाकिस्तान के हालात को भली भांति जानते हुए, वहां की भूखमरी को, वहां की महंगाई को, वहां के भ्रष्टाचार को, वहां पर सेना के आतंक को, सब कुछ जानते हुए भी हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है तो अफसोस की बात है, हम उसे अच्छे और बुरे में नहीं देखेंगे। आज देश सर्वोपरि है, और मैं खासकर अपने सपा और बसपा के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज का समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होने का समय नहीं है। मैं सपा के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश संभाल ले। यह उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात नहीं है। आज जब राष्ट्र की बात है, जब आप जानते हो कि आपका नेता राष्ट्र चलाने में अक्षम है, तो जो व्यक्ति राष्ट्र चला रहा है अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। हो सकता है कुछ गलत काम हो रहे हो, मैं ये नहीं कह सकता, आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी लोकतंत्र में, लेकिन आलोचनाओं का स्वर राष्ट्रभक्ति के स्वर से नीचे होना चाहिए। जहां राष्ट्र की बात आ जाए, मैं नहीं जानता, मुझे बताए कुछ लोग, हमें उदाहरण दें, एक भी मुसलमान जो कोरोना काल में पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हो, एक भी मुसलमान भारतीय शहीदों के मरने पर अफसोस जाहिर कर रहे हो। अगर इनको देश से कोई मतलब नहीं है तो मैं देश की बैठे सत्ता में लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से वो भी कोई मतलब न रखें। और जिनको भी हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, मैं पूरे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, पूरे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, जिनको भी हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, अगर बाहर का कोई मुल्क अच्छा लगता है तो वो जाएं। हम निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री जी से, ऐसे लोगों के लिए एक अलग काउंटर बना दें कि जिनको हिंदुस्तान अच्छा लगे उन्हें 24 घंटे में पासपोर्ट बना के उनको दे दें, वो जहां जाना चाहे। अगर इसमें कुछ हिंदू भाई भी जाना चाहे तो उनका भी स्वागत है, भेजिए इन लोगों को, कोई जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, एक ऐसा कानून लाएं जो भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे
वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, जहां भी करें उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि भारत की संस्कृति यही है। हमारे धर्मग्रंथ बताते हैं कि राष्ट्र विरोधियों के लिए राष्ट्र में कोई जगह नहीं होती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान नहीं मानता। जिनको हिंदुस्तान से प्यार है वही मुसलमान हिंदुस्तान में रहें, अन्यथा वो जहां जाना चाहें वो जाएं और उनके जाने में हम सब मदद करेंगे, हम सब पूरा सहयोग करेंगे। रास्ते का लंच पैकेट भी बना के हम देंगे। ये आपकी भावनाओं से हम लोग वो हुए, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि निसंदेह ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं और सभी अच्छे हैं, और बहुत से हिंदू भी हैं हमारे समाज में जो आज भी उनको वामपंथी जहर उनके दिल के अंदर है, उनको समझ में नहीं आता। वो देश तोड़ने के लिए, समाज तोड़ने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। और जहाँ तक मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, तो भारतवर्ष के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी, आपको बताऊं मैं, शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि मक्का मदीना में शिया मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी गई, अहमदिया मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी गई। इनके अंदर आज पाकिस्तान के अंदर आप सुनते होंगे कि इतने मस्जिद में मुसलमान मार दिए गए, तो पाकिस्तान में मुसलमान को कौन मार रहा है? वहां पे सुन्नी शिया को मार रहा है, चूंकि वो शिया को मुसलमान मानते ही नहीं, अहमदिया को वो मुसलमान मानते ही नहीं। यहां तक कि मैं आज की आपको रिपोर्ट बताऊं, मेजर अजीत सिंह जी एक रिपोर्ट का है, आप गूगल्स पे सर्च कर सकते हैं कि जब कारगिल युद्ध हुआ या बीच में जो छिद्दम युद्ध पाकिस्तान करता रहता है, वो सैनिक अगर पाकिस्तान का शिया है और वो अगर मर जाता है तो उसकी बॉडी तक लेने के लिए मना कर देता है पाकिस्तान। और अगर खुदा ना खास्ता कोई सुन्नी की डेड बॉडी आती है तो उनका कर्नल सफेद झंडा हिलाता हुआ आता है और कहता है कि भाई साहब मुझको जो है इनकी बॉडी दे दो, उन्हें इनको जो है इनके परिवार वाले को देना है। ये अंतर है और इस अंतर को हम सबको अच्छे तरीके से समझना होगा। अहमदिया मुसलमान या शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान से बहुत बड़ा फर्क है। और सुन्नी मुसलमान में भी वो वर्ग जो इन तबलीगे जमात से बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आके अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। उनकी भी विडंबना यह है कि वो इन लोगों के वजह से अपनी बात को रख नहीं पाते, वो खुद शर्मिंदा हैं। और जहां तक हिंदुत्व और सनातन की बात मैं कहूं, तो सनातन को अपने आप अपने मजबूती को दिखाना होगा। मैं ये मान लूं, बता दूं कि जितना हम सनातन मजबूत होगा, जितना हम अपने आप को इकट्ठा मजबूत करेंगे, उतना ये वापस आएंगे। इतने वर्षों में इनको ये बताया गया है ये हिंदू काफिर है, ये हिंदू आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये हिंदू कमजोर है। अब आपको ये दिखाना होगा कि हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू अपनी बात रख सकता है। हिंदू ने जब से शस्त्र रखना बंद कर दिया है, शस्त्र पूजन करना बंद कर दिया है, तब से उसको कमजोर किया जा रहा है। भारतीय केसरिया वाहिनी 4 वर्णों को एक सूत्र में बांधने का जो निर्णय लिया है, उसको बांध के रहेगी। भारतवर्ष के अंदर 4 लाख से ज्यादा हिंदू संगठन है। उन हिंदू संगठनों को एक मोती, एक पिरो में बांधने का काम भारतीय केसरिया वाहिनी कर रही है और हम बहुत ज्यादा कामयाबी के नजदीक पहुंच चुके हैं। जैसा कि कबीर मठ से लेके 108 संस्थाएं आज हमारे पैनल में शामिल हो गई हैं और सैकड़ों संस्थाएं आना बाकी हैं, पैनल पे हैं, जिनको मैं धीरे धीरे जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करके ला रहा हूं। हम
जिस दिन फिर उठेंगे उस दिन को विश्व के अंदर सिर्फ एक ही धर्म नजर आएगा, वो है सनातन धर्म। और जिनको आप मुसलमान कह रहे हैं, ये भी कोई अरब से आए हुए लोग नहीं हैं, ये भूल गए हैं। इनको इतिहास बताने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि तुम्हारे भी दादा परबाबा श्यामलाल, मोहनलाल, किशनलाल हुआ करते थे। तुम कोई अरब से आए हुए लोग नहीं हो, तुम्हारा रिश्ता अरब से नहीं है। आज अगर पेट्रोल का सब्सिट्यूट विश्व निकाल ले तो आज अरब भूखे मरने के कगार पे आएगा। याद करिए चंद साल वर्ष पहले वो कैसे हालात में रहते थे। आज बताया जाता है कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, इनसे लाख गुना अच्छी हमारी इमारतें हैं, हमारी मंदिरें हैं, लेकिन उनके रख रखाव नहीं किया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाता। आज मैं आपको बताऊं, भारतवर्ष के अंदर जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसमें सरकार ने नियंत्रण कर रखा है। बालाजी मंदिर, जहां पर जितने भी चढ़ावा होता है उसका सिर्फ 7% मंदिर के रख रखाव के लिए सरकार छोड़ती है, बाकी पैसा उसे उठाकर सरकार अपने हित में लगाती है। और मुझे कल जो रिपोर्ट आई, अफसोसजनक था कि उन पैसों से चर्च और मस्जिदों को के डेवलपमेंट पे खर्चा किया जाता है। हम चाहते हैं इस चर्चा के आज मांग पे कि मंदिरों का पैसा, सनातनियों का पैसा सनातनियों पे खर्च हो। किसी को हक नहीं है, किसी सरकार को हक नहीं है कि हमारे दान किए हुए पैसे को, हमारी आस्था के पैसों को किसी दूसरे मजहब के लोगों पे खर्च किया जाए। ये गलत चीज है और इसको मैं मांग करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी मैंग जी कुछ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये परिपाटी जो है ये हमारे 70 साल की आजादी में जब कांग्रेस ने नींव रखी, और आज भी ये जो एफआईआर वाला मुद्दा मैंने उठाया, ये उन्हीं राज्यों से केंद्रित है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार भारत में बने, उसकी अपील पाकिस्तान से जब होती है, जब उसकी अपील पाकिस्तान से होती है, तब सोचने पे हम विवश होते हैं कि ये नियम क्यों बनाए गए। मंदिरों के पैसे को लूट करके मस्जिदों को, चर्चों को क्यों पोषित किया जा रहा है, मदरसों को, मस्जिदों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को, चर्चों को क्यों सीलिंग से बाहर रखा गया। यदि कोई नियम आता है तो या तो वो सब पे एप्लीकेबल हो या किसी पे ना हो। तो ये अपील का भारतीय केसरिया वाहिनी के मंच से आपका, हमारा यही मांग है माननीय मोदी जी से कि हम इसको ध्यान दें और हमारे विश्वास को अखंडित, अक्षुण्ण रखें और हमारे द्वारा दान किया गया पैसा हमारे ही संस्थानों में इस्तेमाल हो। आज समय की सीमा हमारी पूर्ण हो चुकी है, तो आप सभी आगंतुकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने अपने विचार रखे। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो समापन भाषण है वो हमारे अध्यक्ष जी माननीय मनोज जी करें और इस चर्चा का अंत करें। धन्यवाद। अभी हमारे पूरे परिचर्चा में एक बार मैं फिर से सबको मिलवा दूं सबसे। कपिल जी, एम जी, रोहित जी, नमस्कार। आज इस पूरी चर्चा में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद झा जी, रोहित श्रीवास्तव जी, पूनम चौरसिया जी, मयंक जी, राजकुमार स्वप्निल जी, सारे लोग थे। और इस हमारी चर्चा जो सुन रहे थे अजीत श्रीवास्तव जी, अरविंद झा जी। और जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि आपने कभी कहा कि पाकिस्तान के लोग उनको गाली देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी हर परिचर्चा में कोई ना कोई 2-4 पाकिस्तानी जरूर सुन रहा होता है। स्वागत है उनका भी। और वो भी ये जान रहे होते हैं कि हम क्या विषय बिंदु पे रख रहे हैं। हम अपने सनातन, अपने राष्ट्र पे, अपने धर्म पे मुझे गर्व है। हमें
हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से 100% सनातनी बनाना है। और आज का विषय जो प्रधानमंत्री जी जो कल भारत के लिए जो पैकेज की घोषणा किया, उसका भारतीय केसरिया वाहिनी स्वागत करती है। और मेरा अपना सिर्फ एक निवेदन है कि मनरेगा मजदूरों का 100 दिन के जगह उसको 150 से 200 दिन पे प्रकाश किया जाए। लघु उद्योगों पे पैकेज की व्यवस्था की जाए और रोजगार अधिकार कानून जैसी व्यवस्था पर भी सरकार ध्यान दे। इसके साथ भारतीय केसरिया वाहिनी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपने इस आज की चर्चा को विराम देती है। फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, नए विषयों के साथ मिलेंगे, नए पैनल्स के साथ मिलेंगे, नए लोगों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। इसी की बात के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी, चेयरमैन निगरानी समिति भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम।